अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मामूल के मुताबिक मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और आप सबको हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। होए 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 यार, आज बड़ी ठंड है भाई, बड़ी ठंड है। ओहो। अमान से मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मैं इसको 2-3 दिन से कह रहा था कि मुझे बर्फबारी देखने के लिए जाने दो। अच्छा। तो दुआएं दो मुझे। आज तो मैं खबर पढ़ रहा था कि ट्रैफिक ही बंद हो गई है जी। उधर मरी में। जो सियाह गए हुए हैं बेचारे उधर फंसी गए हैं। यार सियाह नहीं गए, सयाह गए हुए हैं, सियाह नहीं अच्छा गए। यार, तो ऊपर तुम सियाह गए। छत डाल लो भाई। गरीब आदमी तो बेचारा महंगाई में छत नहीं डाल सकता, तुम छत डाल रहे हो। अजीज साहब, आप सीरियस में वाकई जाना चाह रहे थे? और लड़ रहा था मुझसे, कह रहा था मैंने ये 4 शो नहीं करने, मैंने मरी देखना है, बर्फबारी देखनी है। और बस मैंने बस सोचा कि सारी जिंदगी मैंने बर्फ फटे पे पड़ी हुई देखी है, पहाड़ों पे पड़ी हुई भी देख लूं, फोटो तो बड़ी दफा देखी है मैंने, मगर ये कहता जी नहीं तुम पहुंच नहीं सकते वापस। मैंने बड़ा टेल लगाया, मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे उधर क्या कोई इतना काम है, थोड़ी देर बर्फबारी देखूंगा, थोड़ी 3-4 बर्फ के गोले चूसूंगा, वापस आई हूँ। अच्छा। कहता नहीं जी नहीं जाना। वैसे अब मैं खबरें देख के तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि मैं नहीं गया। हजारों सयाह आज मरी में फंस गए। अच्छा जी, अगर मैं भी उधर फंसा होता तो आज मैं भी सयाह होता। आई मीन टूरिस्ट। हाय 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 हाय, हमने तो सारी जिंदगी टूरिस्ट अंग्रेज ही देखा है। जो भी टूरिस्ट हो वो अंग्रेजी बोल लेता है। बात इधर उधर ना घुमाओ, मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने तुम्हें जाने से रोक दिया था, आज फंसे होते तुम। शुक्रिया किस बात का, भावे मैं उधर फंस जाता, मैं एक दफा बर्फबारी का मजा तो ले लेता ना। हाय 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 हाय, देखी नहीं मैंने कभी बर्फबारी। अच्छा, वाकई नहीं देखी आपने? नहीं, अल्लाह लोग के सारी जिंदगी बर्फबारी नहीं देखी। एक दफा वसीम बारी देखा है, या एक दफा अपने घर की टूटी हुई बारी देखी है, ओह अच्छा। या फिर आज मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बारी देखी। हाँ। बड़ा फैंटा लगा रहे हैं यार। फतह सामने खड़ी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, क्रिकेट की बारी भी अच्छी थी आज, मगर बर्फबारी यार कमाल होती है। हाय हाय हाय, सारी जमीन अंग्रेज हुई होती है, चिट्टी सफेद। इसके लिए अंग्रेज बहुत बड़ी चीज है। मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अंग्रेज बहुत बड़ी चीज है। पूछ के देखो जरा मेरे मुर्शद को, मैं सबके जाऊं। हाय हाय, मुर्शद अंग्रेज ही होता है, भावे लाख खुराक खाइए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बर्फबारी का मंजर कुदरत के जो तख्लीक करदा हसीन तरीन मनाजर हैं उनमें से एक है, और जो शख्स वाकई पहली बार बर्फबारी देखता है वो मबहूत होकर रह जाता है उसके हुस्न। तो वैसे वाकई जिस वक्त आसमान से रुई की गालों की तरह बर्फ नीचे गिर रही होती है तो इंसान को बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये वाकई बर्फ है। हाय हाय हाय, पहले मैं समझता था कि ये औले ही पड़ते हैं बर्फ के। मैंने तो जब अंजुमन फिल्म देखी ना जवानी में, आपने सॉरी बचपन में, मैं हैरानी हो गया यार, वो रुई की तरह बर्फ गिर रही थी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रुई की तरह ही बर्फ गिरे। अच्छा जी, रजाइयों की तरह भी गिरती है? हो सकता है ना चंद से माई चरखे वाली रजाइयां नगंद के नीचे फेंक के। नहीं, मेरा मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आसमान से हमेशा बर्फ जो है वो रुई के गालों की शक्ल में या औलों की शक्ल में गिरे। अच्छा, बल्कि तारीख उठा के देखो, ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि बर्फ बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल में भी नीचे गिर चुकी है। जी। ओए होए होए होए, फिर तो बर्फ बेचने वालों की मौजें लग गई होंगी, वो तो पहुंच गए होंगे उधर रेड़े लेके। हमारे यहाँ जो आमतौर पे बर्फ के ब्लॉक्स फरोख्त होते हैं इससे भी बड़े 2-2 मीटर बड़े बर्फ के ब्लॉक्स गिर चुके हैं। 3 अगस्त 1849 में स्कॉटलैंड में यह वाकया पेश आया था, और इससे मतलब मिलता जुलता वाकया जो टेक्सास का शहर डेलस है वहां पर भी काउबॉय स्टेडियम में 69 अफराद जख्मी हो गए थे। उस वक्त भी बड़े बड़े ब्लॉक्स गिरे थे। शाबाश भैया, और शुक्र है मैं नहीं गया मरी। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि बर्फ हमेशा फैसिनेट ही करे। मतलब कई इंसानी तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं कि बर्फ बाकायदा जहमत बनकर जमीन पर उतरी है। अच्छा। मैं तुम्हें एक दिन बता नहीं रहा था कि 1986 में बांग्लादेश में 1-1 किलो वजनी ओले पड़ चुके हैं, और उस वक्त तो गालिबन 96 के करीब अफराद मौत के मुंह में चले गए थे इन ओलों की नजर होके। सिर्फ इसलिए ये डरावनी बातें अब शुरू कर दी है, इसलिए कि मैंने मरी जाना था बस, और कोई जरूरत नहीं है इसको ये चीजें बताने की। और यार ये एंकर है को भाई बर्फ वाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं,
और तुम्हें एक और बहुत दिलचस्प फैक्ट बताऊं, ये जो तुम कह रहे हो ना सफेद बर्फ, ये भी जरूरी नहीं है कि बर्फ हमेशा सफेद ही हो। लो अब बर्फ का रंग भी बर्बाद करेगा। बताओ जी गुलाबी बर्फ कहाँ गिरी है? तुम मजाक कर रहे हो, हकीकतन गुलाबी रंग की बर्फ पड़ चुकी है। 2000 मैं पूरी संजीदगी से कह रहा हूं, 2010 में रशिया में गुलाबी रंग की बर्फ पड़ी थी। मतलब ये कैसे पॉसिबल है सर? हर रंग की बर्फ पड़ चुकी है इस जमीन पर, नीली, पीली, सबज, पिंक। 2007 में साइबेरिया में ऑरेंज कलर की बर्फ गिर चुकी है। माय हाय 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 हाय, ये अमीर मुल्क है ना, यहाँ पे लोग जो है वो जिस तरह का सूट पहने फिर उस तरह की बर्फबारी करा लेते। तुम मजाक करते हो लेकिन ये एक फैक्ट है। हाँ 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 हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो वो नहीं बता रहे वो जो तुमने एक पोकोतोरिया में नीले रंग का कुत्ता देखा था, बोलता जाए वो शोए में तो इसने सफेद रंग के जामनू देखे और बता रहा था कि इतने इतने बड़े जामनू थे कि लोग उसमें से गिटक निकाल के बीच में गाड़ी खड़ी कर लेते। ऐसे गुस्से में आके अजीब अली मेरी सीरियस बात में कॉमेडी डाल रहा है। अच्छा अजीज साहब, मैं एजेंडा सुना दूं जल्दी से जाते जाते? सुना दे, ये तो बर्फबारी का मौसम है, ये तो बात नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए अखराजात के बायस शादियों में ताखीर के रुझान पर। इंटरव्यू होगा पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन का। शामिल करेंगे मंसूर इजाज और हुसैन हकानी के किरदारों पर मुश्तमिल सियासी फिल्म। मगर सबसे पहले खबरों पर तबसरा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी क्या है जी पहली खबर? हाँ जी, पहली खबर यह है कि वजीर आजम गिलानी ने लाहौर के जलसे को कामयाब बनाने पर आसिफ हाशमी का मुंह चूम लिया। अमान से शुक्र है मेरे मौला, आसिफ हाशमी साहब का भी किसी ने मुंह चूमा। क्या मतलब तुम्हारा? यार बहुत मेहनत कर रहे हैं वो पीपल पार्टी की तरफ से। अच्छा। कोई उनको अप्रिसिएशन ही नहीं थी। शुक्र है मेरे मुर्शद ने उनका पुम्मा लिया। हाँ, जाहिर है। और वो भी बहुत खुश है इस बात पे कि मुर्शद पाक मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद। मुर्शद हैं कमाल, मोहब्बत करने वाले हैं, ये तो अब तुम मानोगे। बिल्कुल। जिसने आसिफ हाशमी का पुम्मा ले लिया वो बड़ी मोहब्बत करने वाला बंदा है, ये तो मानो ना, ऐसे ना करो। हाशमी साहब खुद बड़े खुश हैं। तुम्हें पता है जिधर से मुर्शद ने पुम्मा लिया मारकर से उन्होंने उधर दायरा लगा लिया हुआ है। अच्छा। और नीचे ग्रीन पेन के साथ लिखा है ये मुर्शिद पाक का पुम्मा है। अब वो जहां जाती है चलते भी ऐसे ऐसे हैं। बल्कि मैंने सुना कि उन्होंने फैसला किया कि आइंदा इलेक्शन में पोस्टर पे फोटो भी यही लगानी है। अखीर हाशमी साहब की पीपल पार्टी के लिए मेहनत रंग ले आई है ना। मेरे मुर्शिद पाक ने पुम्मा, ऊपर से जुम्मे वाले दिन, हाय 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 कैसा मुतबरक पुम्मा है। और ऊपर से तुम्हें पता है मेरे मुर्शिद के साथ मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? बेशुमार। हाय हाय। बेशुमार। अब तो पूरे लाहौर के लोग हाशमी साहब के पीछे पीछे हैं। पुम्मा पुम्मा दे दे, पुम्मा पुम्मा दे दे पुम्मा। और ऊपर से हाशमी साहब अपनी पुम्मे वाली जगह बचाते फिर रहे हैं कि मैंने तो मेहनत के साथ ये अवार्ड वसूल किया, आपको मुफ्त में ही पुम्मा। वाह वाह, लोग पीछे पीछे गा रहे हैं। जुम्मे के दिन लिया मुर्शद ने पुम्मा, जुम्मे के दिन लिया मुर्शद ने पुम्मा, लो आ गया अगला जुम्मा, पुम्मा पुम्मा दे दे, पुम्मा पुम्मा दे दे पुम्मा। बस करो यार। और हाशमी साहब बेचारे शर्माते फिर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि ऑपोजिशन की तसल्ली और तशफ़ी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओए इख्तियार राणा, तो मैं मिनिस्टर, अब मेरी राती कोई नहीं जम्मिया। अब मैं तो टाइम भी फैसलाबाद दे घंटा घर तो वेखना। अब मेरे नाल जिले मत्था लाया उन्हें जेल ही कट्टियां ने। ये क्या करते हो? ओए मेरा गांव तकिया कलाम है। राणा साहब सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं और भी कई कामों के लिए अकेले ही काफी हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बड़े बासलाहियत आदमी है। हाँ, इसीलिए उन्हें मजीद वजारतें दी गई हैं ना। यार वो तो कल्ले ही हर काम कर लेते हैं। ये पिछली बड़ी ईद पे कल्ले ही उन्होंने गांव ढाली थी। अब तुम देखना इन्होंने फैसलाबाद से इलेक्शन भी कल्ले ही लड़ना है। कल्ले ही बैनर लगा रहे होंगे, कल्ले ही पोस्टर लगा रहे होंगे, कल्ले ही जलसा कर रहे होंगे, कल्ले ही तकरीर कर रहे होंगे, कल्ले ही बैठ के सुन रहे होंगे, कल्ले ही नारे मार रहे होंगे और कल्ले ही उनका जवाब दे रहे होंगे। अब भांजा भतीजा नेड़े आया भी तो इन्होंने कह देना नहीं यार मैं कल्ला ही काफी हाँ।
बस करो यार, बस करो। अगली खबर पढ़ो। पंजाब में गैस और बिजली की ज्यादा लोड शेडिंग पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को एहतजाजी खत। शहबाज शरीफ साहब को पूरा यकीन है कि वफाक उनके साथ ज्यादती कर रहा है। 100% जुनैद साहब, मैं नहीं मुतालबा किया और मैं खत एवं लिखाया, जेड़ा मैं खत लिखाया ना, ये मैंने वैसे नहीं लिखाया, वैसे ही लिखाया मैंने, तंग आके लिखाया यार। तो फोन कर लेते, खत लिखना क्यों जरूरी था? क्यों फोन करूं, मुझे क्या जरूरत है फोन करने की? जब एक बंदे के साथ बोलचाल ही नहीं है, कट्टी हो गई है, तो क्यों मैं उसकी आवाज सुनूं? बस खत लिख दिया, खत्म बात। वैसे भी मैं ये वफाक की तरह खर्चे खुर्चे नहीं करता, मैं बचत करता हूँ। मोबाइल की कॉल पे बड़े पैसे लगने थे, मैंने कहा नहीं खत लिखो नदीम हसन, खत लिखो भाई। तो खत में भी तो पैसे खर्च हुए होंगे। नहीं, मेरे नहीं खर्च हुए, मैंने बरंग भेजा, मैंने ऊपर टिकट ही नहीं लगाई, खुद ही डाकिया उनसे पैसे वसूल करेगा, मुझे क्या। ओहो छो जी इन्हां दी गल्लां छड्डो, मीडिया वाले ते एवें गल्लां चला लेंदे ने। तुसीं खत लिखो नदीम साहब, खत लिखो, शुरू करो शुरू। मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब, नहीं पाजी ने अगली बार आना है, लिखो लिखो लिखो। मोहतरम जनाब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तो मोहतरम क्यों लिख रहे हो, छड़ दियो, सीधा लिखो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, बल्कि जनाब भी ना लिखो यार, सीधा लिखो भाई जी गाले में। मैं खैरियत से हूं और आपकी खैरियत का 13 तारीख को पता चल जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, नहीं यार मैं गुजारिश भी क्यों करूं, मैं क्यों करूंगा गुजारिश? नदीम साहब बताओ तो सही यार, आपको ऐसे नहीं तब्दील किया, तुसी फिर तो नहीं तब्दील होना। और दसो तो सही, असि क्यों गुजारिश करिए, सीधी गल करिए बस। लिखे बात यह है कि मेरे पंजाब की गुड गवर्नेंस का आपकी गैस और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से खाना खराब हो गया। लिखे खत में हजूर आपकी उंगली नहीं आएगी ना? बनान के तुसी फिक्र ना करो, सानू ना दसो चलाकी है। बनाओ जी, इस फिक्रे के बाद उंगली भी बनाओ और खड़ी करके बनाना, दरसी वाले टेस्ट पेपर वाली ना बना देना। आगे लिखो, मेरी सस्ती रोटी स्कीम आपकी गैस की लोड शेडिंग की वजह से ठंडी हुई है। लिखो लिखो और आगे लिखे नदीम साहब, लिखो आगे लिखो जी, आगे को रेड़ा खलोता है, लिख दीजिए। आ सक मैं ही नहीं लहान दिया। आगे लिखो, हालांकि मैंने खुद चेक किया है कि रोटी इंतहाई कड़क और पतले किनारे वाली थी और मैंने छापे मार के चेक किया है कि सारे तंदूर वाले रोटियां छंड के लगा रहे थे। वो छंड के पता नहीं उन्होंने समझ लगे कि ना। अब ब्रैकेट लिख दियो, छंड के मींस जिस तरह आप अवाम को छंड रहे। लिखे और दफ्तरों में आपकी बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जरा बराबर भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि अद्धे अफसर काम कर रहे हैं और बाकी अद्धे मोमबत्तियां पकड़ के खड़े। और जो काम कर रहे हैं बार बार उनके ऊपर गर्म मोम गिरती है और फिर वो कितनी देर हाय अल्लाह जी करते हैं। लिखो लिखो लिखो, इसके आगे उंगली बनाए, इसके आगे भी उंगली बनाए। मैं आपको आखिरी मर्तबा ये वार्निंग दे रहा हूं कि मेरे सूबे से बिजली और गैस की लोड शेडिंग का खात्मा करना बहुत जरूरी है, वरना जरदारी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देखिए जरा उंगल वड्डी बनाना। और आखिर में लिखे, वस्सलाम आपका ताबेदार, नहीं ताबेदार क्यों लिखो नदीम साहब, कुछ तो बोलो दसो, कुछ तो बोलो दसो, मैं तो गुस्सा चढ़िया तुझे को कुछ दसो। ताबेदार ने लिखना, थानेदार लिख दो, ताबेदार ने लिखना, बस थानेदार लिखो, दानेदार नहीं लिखना। लिखलेगा तो इधर दो, इधर दो अब पाउडर उन लिफाफे ते भेजो, इधर वाट पे उनके उन्हें पता चलेगा गुस्से च लिखे, जैसे माइक्स पे गुस्सा होता है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम इस बात पर मुझसे क्यों बहस कर रहे हो कि जी जमा जत्था हो तो बच्चों की शादी करनी चाहिए? तो यार मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे का चलन ही ये है। तुम ये कहो ना, होता ही यहाँ पे ये है, अमीर आदमी भी हो वो भी पहले साल 1.5 साल तो वो भी ले जाता है कि नहीं भाई जी मैं रज है तगड़ा इकट्ठा कर लूं या बना लूं, कह लो। गरीब आदमी इकट्ठे करते हुए 7-8 साल गुजार देता बेचारा। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शादी में अखराजात के हवाले से गरीब तबके और अमीर तबके के जो प्रॉब्लम है उसकी ओरिएंटेशन में फ़र्क है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अमीर तबका तो सिर्फ इसलिए शादी में ताख़ीर का शिकार होता है
कि नमूदो नुमाइश उसने करनी होती है, बिल्कुल मजीद ऐसे ही। पैसे जमा करने होते हैं सिर्फ अपनी बरादरी में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में अपनी धाक बिठाने के लिए। गरीब आदमी बेचारा सिर्फ बच्ची की शादी में इसलिए ताखीर करता है कि जी उसके जहेज के मुतालबात जो हैं वो पूरे करने होते हैं। गरीब आदमी की प्रॉब्लम एक हद तक जेन्युइन लगती है। हाँ, पैसे इकट्ठे करते करते बेचारे को 7-8 साल और ही ज्यादा गुजर जाते हैं। उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो बच्ची का जहेज बना ले, जाए सही चलो। लेकिन यार वैसे कभी हमने सोचा है कि ये जो शादी के अखराजात हैं इसका जो भूत है वो इस हद तक हमारे जहनों पर सवार हो चुका है और जायज हो चुका है, मतलब इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। लेकिन इसमें हमारा अपना ही कसूर है ना Obviously. कि हम इसके जो सोशल इम्पैक्ट है इसका, इसके जो नुकसानात हैं, समाजी नुकसानात, उससे बिल्कुल आगाह नहीं है। अच्छा, सिर्फ बच्चियों की शादियों में ही ताखीर नहीं हो रही, अब तो लड़कों की शादियों में भी ताखीर सिर्फ इसलिए होनी शुरू हो गई है कि भाई जी अब ही करनी है टैग के साथ शादी। बिल्कुल। और बड़े बड़े शादी हाल में वो जो फलान जीटी रोड के ऊपर नहीं है, या को कह रहा होता है कि भाई जी 5 स्टार होटल में शादी करने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं इकट्ठे हुए, मुंडे का ब्याह मैंने गाजे वाजे के ही करने। बिल्कुल। और इस तरह की मिसालें भी देखने में आती हैं कि हमने फलां जमीन बेचने के लिए लगाई हुई है, हमारी फलां जायदाद है, हम वो बेचेंगे और बेटे या बेटी की शादी करनी है। किस हकीम ने कहा है कि आप इतने जाहो जलाल के साथ शादी करें? लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि वही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर लड़की वालों के मुतालबात कम होते हैं तो लड़के वाले चैन नहीं लेने देते, या इसके बरक्स मामला होता है। और चलो जी, ताली दोनों हाथों से बजती है ना, मैं समझता हूं कि ऐसी मुआशी लानत को चपेड़ तो एक हाथ से ही मार देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो कि इस तरह के अगर हमें अपने जो सोशल ट्रेंड्स हैं वो तब्दील करने, तो इसके लिए इंफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी हमें बेपनाह हिम्मत करना पड़ेगी। हम दिन रात मजलिस में, महफिल में बैठकर बात करते हैं और ये जो शादी के बेजा अखराजात हैं इनको कंडेम भी करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने बच्चों की बारी आती है, फिर हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि जनाब पूरे जाओ जलाल के साथ शादी की जाए। बहुत कुछ टामा टामा बंदा होता है जो ये कहता है कि भाई जी सारा सामान तो मेरे घर में है जनाब, मैं किस लिए जहेज ले लूं। वरना मैंने देखा कि घर फुल हुआ होता है पहले ही अपने सामान के साथ, और सामान बच्ची से मुतालबात करके मंगवा लेते हैं। वो कोई चीज ऊपर टैंकी पे पड़ी होती है, कोई पेटियों वाले कमरे में पड़ी होती है। और ऐसे ऐसे बंदे मैंने देखे कि जिनके घर अच्छी बड़ी बड़ी फ्रिज है, मगर वो मुतालबा कर देती है बहू से, नहीं फ्रिज लेके आओ, भाਵੇਂ छोटी फ्रिज लेके आओ। वो बेचारी फाड़ ताड़ के प्यो ले देता है उसे, फ्रिज वो ले आती है, रखने के लिए जगह नहीं होती है, फिर छोटी फ्रिज बड़ी फ्रिज में रख लेते हैं। अजीज साहब, आप तो सिर्फ जहेज की बात करें ना, शादी के जो दीगर अखराजात है ना, अल्ले तल्ले, वो आसमान से बातें करने लगे हैं। रस्म और रिवाज, Exactly. मुख्तलिफ किस्म के रस्म और यार रिवाज। मुझे अच्छी तरह याद है 15-20 साल पहले 5 रुपए की मेहंदी की इतनी बड़ी पुड़ी आती थी। अब 5 रुपये क्या 5-5 लाख रुपया मेहंदी पे लगा देते। यार ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं मेहंदी लगाते हुए, वो कहते हैं जी मेरा हाथ खराब होगा, मैंने नहीं मेहंदी लगवाई। वो आखिर औरतें 5-5 हजार का नोट उसके हाथ पे रख के कायदे आदम को मेहंदी लगा रही होती। अब बंदा पूछे तुमने किस लिए 5,000 रुपया आया कर दिया नाम मुरादा, 5 महीने बाद तो तुमने इसी बीवी के सामने टेंड करा के तो फिर रहा होने। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो शादियों में ताखीर का रुझान है, इसके जो समाजी नुकसानात हैं उन पर गौर करने की कभी कोशिश नहीं करते। आज तुम देखो वेस्ट किस बात से परेशान है, वो ये चाहता है और इसके लिए बाकायदा वो तरद्दुद कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह शादी के कल्चर को फरोग दिया जाए और ये जो वहां पर डेटिंग का कल्चर है इसका खात्मा हो सके। अभी चंद दिन पहले एक बरतानवी अखबार, जो मारूफ बरतानवी अखबार डेली मेल है, उसने एक मारूफ मैट्रिमोनियल कंपनी के ताउन से एक वहां पे सर्वे करवाया बरतानिया में, जिसकी रिपोर्ट ये बताती है कि बरतानिया में 3.3 बिलियन पाउंड डेटिंग पर खर्च कर दिए जाते हैं। ये पूंडी पे उस सर्वे में बताया गया है कि एक बरतानवी शहरी औसतन एक डेट पर 47 पाउंड खर्च करता है, और बरतानिया में मजमूई तौर पर यह जो 3.3 बिलियन की एक इंडस्ट्री बन चुकी है डेटिंग, इसमें से 1.3 बिलियन पाउंड जो है वो एंटरटेनमेंट में, बार्स या रेस्टोरेंट्स पे खर्च कर दिए जाते हैं। फिर नए जो लिबास खरीदे जाते हैं उन पर 864 मिलियन पाउंड खर्च किए जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट यानी डेटिंग पर जाने के लिए गाड़ी या जो दीगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाती है उस पर 421 मिलियन पाउंड, कॉस्मेटिक्स पर 377 मिलियन पाउंड, बाल बनवाने पर 324 मिलियन पाउंड,
और डेट्स के लिए तहाइफ खरीदने पर 199 मिलियन पाउंड खर्च किए जाते हाय 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 हाय, देखो जरा, जितना हमारे मुल्क का बजट होता है उससे कहीं ज्यादा नाम मुराद किस कुत्ते काम में लगा रहे हैं। देखो यार, हमारे यहाँ चंद साल पहले तक जो डेटिंग का लफ्ज था वो बिल्कुल यूथ के लिए इवन बिल्कुल नाआशना था। बिल्कुल। आज ये बिल्कुल हमारे यहाँ मुस्तामल है, काबिल कबूल है ये लफ्ज भी। इसका कसूरवार सिर्फ ये इंडियन फिल्में और ड्रामे हैं, और तो कुछ नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस रिसर्च का जो कंक्लूजन है, जो रिकमेंडेशन है, वो ये है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि गैर शादीशुदा जिंदगी में अखराजात कम होते हैं और शादी के बाद आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक शादी आपके अखराजात को कम कर देती है। जाहिर है जी, शादी से पहले तो नखरे ही कम नहीं ना होते। मुंडे बेचारे बाल बना बना के थक रहे होते हैं, सूट सुहा सुहा के खर्चा कर करके फावे हो जाते हैं। लड़कियां भी मेकअप कर रही होती हैं, बालों को पंपू शंपू करा रही होती हैं। ये ब्याह से पहले कई नखरे होते हैं ना। शादी के बाद वही बंदा बेचारा धोती बनैन उसने पहनी होती है, कानों पे शेव वाला साबुन लगा होता है, और उस रुमाल में किलो आलू लेने जाता है जो पहली डेट पे उसने कोट की जेब में लगाया होता है। और उधर दूसरी तरफ भी यही है, वही औरत बेचारी जिसके नखरे नहीं खत्म हो रहे होते शादी से पहले, वो बेचारी सिर को मेहंदी लगाई होती है उसने, एक नीला स्लीपर पहना होता है, एक लाल स्लीपर पहना होता है, और पांडे मांज रही होती है, और उसी फ्राक के साथ छोटे काके का नक साफ कर रही होती है, जिसके मुतल्लिक 7 साल पहले उसकी सहेली ने कहा था ये पहनोगी ना तो हमारे होने वाले जीजा जी बड़े मुतासर होंगे। ये बिल्कुल तुम ठीक कलप रहे हो। शादी जो है वो मौजू वक्त पे हो जानी चाहिए, ये नखरों नुखरों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर शादी जो है वो सोख के खाकी हो जाती है। ये क्या बात की है तुमने? यार, एक बंदा था ना, वो फौज के कपड़े के कारखाने में कपड़े को रंग देता था। 35-40 साल उसने कपड़े को सिर्फ खाकी रंग दिया। रिटायर होने के बाद उसने कपड़ा रंगने वाली दुकान खोल ली। अब जो औरत भी आके उसे कपड़ा रंगने के लिए दे, ये नीला कर दो, पीला कर लो, सब्ज कर दो, वो उसको खाकी कर दे। औरतें उससे लड़े कि भरा ये दुपट्टा मेरा तुमने खाकी कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था गुलाबी करना है। आगे से वो कहे बेचारा बहन जी मैंने तो गुलाबी किया था, ये सोख के खाकी हो गया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये शादी भी सोख के खाकी हो जाती। जी अजीज साहब, दिखाएं आज की सियासी फिल्म में क्या है। वाह जी वाह, ऑर्डर तो ऐसे कर रही है जैसे बॉक्स की टिकट लेके बैठी हुई। अच्छा, मैं इल्तिजा कर देती हूँ अजीज साहब, दिखाइए आज नहीं की नहीं, तुम अल्लाह लो के ऑर्डर करो, ऐसी कौन सी बात है। अमेरिकन फिल्म दिखा रहा हूँ, इंग्लिश। ओह माय गॉड। जिसके किरदार है हुसैन हकानी और मंसूर इजाज। ये क्या कर रहे हो? हेलीकॉप्टर आ रहा है, चलो। ये क्या है यार, इंग्लिश में हो ये क्या? ओए हकानी, तेरी सफारत वाली खत्म हुई कहानी, साजिश बुनने में तू नहीं मेरा सानी, मेरा डंगिया मांगे ना पानी, अभी तो तुझे याद कराऊंगा तेरी नानी, जब बनूंगा मैं गवाह सुल्तानी, जब मैं तोड़ूंगा तेरी गाड़ी की कुमानी, फिर तू सुना करेगा अताउल्ला और सुरैया मुल्तानी, मुझसे पंगा जानी, तुझे करूंगा पानी पानी, बच्चा भकानी बच्चा भकानी, अब चलेगी कराटे वाली फिल्म जापानी। ओए मंसूरिया, तेज मसाले वाले पठूरिया, मैमो स्कैंडल के बच्चा जमूरिया, तेरे लिए चिमटा तैयार है कन खजूरिया, तू गया है मगरूरिया, तू मेरे स्टेटस नु घूरिया, तेरा पेंडा बड़ा दूरिया, ओए मंसूरिया ओए मंसूरिया। और एक अभी आमद हुई है, अबे ओ मंसूर इजाज, तू आजा बाज, राज को रख राज, वरना लैंड ना होने देंगे तेरा जहाज। छलेडे हैं ये तेरे लिए, जिन है ये देव है, मेरे पास तेरे सारे मैसेजेस सेव हैं। बड़ा वद वद करता हैगा मुझे मेल तू, तेल वाली तार देख और देख तेल तू। आई एम वेरी श्योर
शैडो ऑफ चुड़ैल तू, खुसरे दे मुंह वाले आके ले जा वेल तू। तुझे तो अदालतों में रो लूंगा मैं रज के, एक तेरे डेले ऐसे दूजे वैशी मज के। बाकी उसकी आंखें बहुत अजीब है। मेरे साथ तूने भी लगाई क्यों थी यारियां, जानता था तेरी सब ऊंचियां उड़ारियां। अगला वजीर आजम बनने की तैयारियां, चल अब साफ कर वाइपरों से लारियां। आऊंगा गवाही देने, वादे का मैं पक्का हूं, तुम्हारी हुकूमत के लिए आखिरी मैं तका हूं। शौक पूरा कर देख, आके मुंह की खाएगा, एक बार आ तू सही मुड़ के ना जाएगा। सीरियस बयान तेरा मैं भी लेता काफी है, तेरे लिए साडा एक अल्लाह देता काफी है। पेंजा तुझे चाड़ेगा वो रुई की रजाई सा, हमारा हर अल्लाह देता होता है कसाई सा। लितर के नीचे जब बिगल तू बजाएगा, जेब तेरी से मसरूका हाथी निकल आएगा। तेरे उत्ते गोंगलुआ दी चोरी भी मैं पावांगा, वन सवन्ने केसां च तेनू मैं फसावांगा। वेल करेंगे रसीब मुझे बनेंगे वो मेजबान, मेरे लिए काफी है पिंडी वाले मेहरबान। तेरा जो रहमान मलक खट्टी टाइयों वाला है, ऐसा हर सेलमैन मेरा देखा वाला है। आऊंगा महीने बाद, अभी मौसम नहीं, याद रख तेरे लिए डेंगी से मैं कम नहीं। काला तूत जैसा दिखे अंदरों भी वैसा है, लुडो वाला सांप पूरा पूरा तेरे जैसा है। सही आस्तीन वाला सांप है तू, सच है, किसी का तू यार नहीं, तू निरी खच है। लटकी जुबान वाले ऐसा तू पुलेखा है, तेरे डर से मैंने ब्लैकबेरी झाड़ के भी देखा है। जान अपने मैसेजों से कैसे तू छुड़ाएगा, अब तुझे ख्वाबों में भी ब्लैकबेरी आएगा। थर थर कांपेगा तू, चीख मार जागेगा, देखना तू चाबी वाले चूहे जैसा भागेगा। सारे ही बयान तेरे जुगते हैं फिक्की सी, तेरे लिए जेल नहीं काफी है कड़की ही। बज्जे ऐसी सट के दिमाग तेरा फिर जाए, अल्लाह करे फोन तेरा पानी में ही गिर जाए। उड़ जाए डाटा सारा, लख तू सुकाए भी, फिर भी ना ऑन होवे तो 500 लवाए भी। अमेरिका के इलेक्शन है उन पे ध्यान दे, बड़ी हो गई मेरे नाल बस कर जान दे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हॉट डॉग्स, हॉट डॉग्स, हॉट डॉग्स, हैमबर्गर, 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 ठंडी बोतली। यार हंस क्यों रहे हो, अमेरिका में बोतल ठंडी नहीं होती। नाज़रीन, पेट्रोल की आसमान से बातें करती हुई कीमतें अपनी जगह, लेकिन पेट्रोल पंप से जुड़े हुए इसरार और रमूज जानने के लिए आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक नौजवान को। जी पेजा जी, कितने का नोट दिया था आपने? नोट नहीं दिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया हमने। ओ मैं माफी चाहता हूँ, असल में वो जो आपका डायरेक्टर है ना, वो हमारे पंप से पेट्रोल डलवाता है। अच्छा। तो उसके साथ जरा यारी दोस्ती हो गई हुई है, तो मैं तो ड्यूटी पे ही खड़ा था, मुझे कहता है आ यार पेजे जरा थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू लेना है। तो मुझे भी इंटरव्यू का बड़ा शौक था, मैं भी दौड़ा आया। मेरा तो जी चाह रहा था कि कोई रंगीन सी पैंट शर्ट पहन के आऊं इंटरव्यू के लिए, मगर वो कह रहा था कि जल्दी है, मैं वर्दी में ही आ गया हूँ। नहीं, लेकिन आपकी वर्दी बड़ी अच्छी खूबसूरत है। अच्छा जी, आपने गाड़ी रखी हुई है? हाँ जी। तो आए ना कभी हमारे पंप पे पेट्रोल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात काबिले तारीफ है कि जो पेट्रोल पंप्स पे काम करने वाले लड़के हैं वो बहुत अच्छा बिहेवियर है, अच्छी यूनिफॉर्म है, Exactly. मुहज्जब अंदाज में बात करते हैं। हाँ जी, अब तो पंप भी बड़े मॉडर्न हो गए हैं ना। वैसे आप देखते होंगे अक्सर अब तो एटीएम मशीनें लग गई हुई हैं, कार्ड पे भी आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। गमले शमले भी रंगीन करके रखे होते हैं उन्हें उधर। और वैसे भी अब वो वाइपर फेरने वाला लड़का भी मौजूद होता है, और बड़े बड़े बोर्ड भी लगे होते हैं, यहाँ सिगरेट पीना मना है। हाँ, पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीना तो बहुत ही खतरनाक है, इंसानी जान बहुत कीमती है। नहीं, ये बात नहीं है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है।
क्या मतलब? मालिक कहता है कि पेजे हर वक्त पंप पे कम से कम 10 लाख का स्टॉक होता है। सही। अगर किसी ने इधर सिगरेट पिया ना तो मैंने तुम्हें उठा कर टैंकी में फेंक देना है। और मुझे डर इसलिए लगता है कि मुझे पेट्रोल में तैरना नहीं आता। पानी में आता है तैरना? हाँ जी, पेट्रोल में भी तैर लेता हूँ अगर खालिस हो तो, मगर मुझे चूंकि अपने पंप का पता है इसलिए मैं एहतियात ही करता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। बस आप जैसे लोग अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं। मेरे मालिक ने 2 और पंप डाल लिए। तौबा। कितने का नोट दिया था आपने? आपको सब पता होता है कितने का नोट दिया, आप जान के भूलते हो। नहीं नहीं, भूलते नहीं है, हमें पता होता है कितने का नोट दिया है। अच्छा। असल में गाहक हमें चेक कर रहा होता है और हम गाहक को चेक कर रहे होते हैं। अच्छा वैसे ये बताएं कि पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, पेट्रोल डलवाने वालों की तादाद भी कम हो गई है। नहीं जी, गाड़ियों और कारों वाले तो वैसे ही आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, मगर बेचारे मोटरसाइकिलों वाले अब पंप के सज्जे खब्बे मोटरसाइकिलें लटा के उनको थपकियां दे रहे होते हैं। बंदा पूछे थपकियां देने से अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट होता हो तो पहलवान तो खाड़े में घुसते ही स्टार्ट हो जाए। अच्छा पेजा जी ये बताएं कि हुकूमत तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा के लूट रही है आवाम को, आपके लूटने के क्या क्या तरीके? हमने क्या लूटना है बाबूजी, लूटते तो मालकान ही है ना। उनके पास 100 तरीका होता है। मिलावट तो खैर पंप वालों का कौमी फरीजा होता है, उसके अलावा मीटर भी आगे पीछे हो जाता है। और अब तो हर महीने पहली की पहली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर लम्बी दिहाड़ी लगती है। अच्छा वो कैसे? और जी अक्सर मालकान के ऊपर तक ताल्लुकात होते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी होती है तो 4-5 दिन पहले ही उनको फोन करके पता चल जाता है। जब उनको पता चलता है तो वो फिर सीधा हमें फोन करते हैं, आप भेजे बंद कर पेट्रोल पंप और सेल बंद है का बोर्ड लगा, और जेडी टैंकी नवी आ रही है उसको भी स्टॉक कर, बेचना नहीं अभी मैं बताऊंगा खुद ही। अच्छा जखीरा कर लेते हैं। और जी इस तरह का जखीरा करते हैं, लम्बे स्टॉक होते हैं जनाब। अच्छा। और जिन दिनों पेट्रोल पंप बंद होता है उन दिनों तो हम बाथरूम में भी साथ वाले होटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोटे में भी पेट्रोल स्टॉक किया होता है। मालिक का तो बस नहीं चलता, वरना वो हमें भी 5-5 लीटर पेट्रोल पिला के हमारे अंदर भी स्टॉक कर ले। एक हमारा सेलमैन है गोगा मोटा, ऐडा चौड़ा है। मालिक अक्सर मुझे कहता है पेजी और कोई लड़का चला जाए तो चला जाए, इसे ना छुट्टी करने देना। मैं अक्सर पूछता हूँ जी क्यों? कहता हूँ पागल, अगर टैंकी फुल हो गई तो इसका जुस्सा तो देखो गोगे का, 35-40 लीटर तो इसमें भी आ जाएगा। अच्छा चलिए ये बताएं आपकी तनख्वाह कितनी होती है? 3500 रुपया जी। वैसे मैंने कमेटी भी डाली हुई है। बस गुजारा कैसे होता है? कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ? मेरा मतलब है जी कि गरीब आदमी का फिर अल्लाह ही वारिस होता है ना। तनख्वाह सिर्फ 3500 है, लेकिन इनकी ऊपर की आमदन बहुत है। कितने का नोट दिया था आपने? नोट छोड़ो, ये बताओ ऊपर की आमदन कितनी है? और बाबू जी वो भी अब हमें मशहूरी है हमारी, ऊपर की आमदन कभी होती थी, अब तो अच्छे भले गाड़ियों वाले भी नीचे उतर के पेट्रोल डलवाते हैं। कोई अल्लाह की रहमत हो तो आता है तगड़ा बंदा जो अंदर से कह देता है फुल कर टैंकी, उसमें खर्चा लग जाता है हमारा। वरना ये जो मोटरसाइकिलों वाले आके 50-100 का पेट्रोल डलवाते हैं, वो तो जब नोजल बाहर निकालने लगे तो कहते हैं ठहर जाए। नोजल के अंदर उंगली फेर के टैंकी में डालते। एक ने तो नोजल में उंगली फेर के ऐसे भी कर लिया था। मैंने कहा भाई जी ये क्यों, या शायद नहीं है पेट्रोल है। कहता है रेट तो देख। मतलब आपका सिर्फ ये एक ही खांचा है? कितने का नोट दिया था आपने? नोट को छोड़े, आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं खांचा तो और भी लग ही जाता है, अब आपसे क्या पड़ता। सरकारी गाड़ियां जब आती है ना जी पेट्रोल डलवाने के लिए, उनके ड्राइवर हमारी अच्छी खिदमत करते हैं। अच्छा। वो 15 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 20 लीटर की पर्ची बनवाते हैं, उसमें हमारी 100 की पत्ती पक्की होती है। आप सुनाओ। अच्छा ये बताओ कि ये तमाम सरकारी महकमे यही हरकतें करते हैं? हाँ जी सारे ही करते हैं, मगर ये 2-4 लीटर की बात जो होती है वो ड्राइवर से हमारा ही मुकमका हो जाता है। महकमे के लेवल की जो बात होती है वो तो फिर पंप के मालिक से ही मुकमका होता है। अच्छा। हाँ जी। कितने का नोट दिया था आपने? अच्छा यार
नोट छोड़ो, ये बताओ कि जिस हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती है तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा होता है? शाबाश है बाबूजी, अगर पेट्रोल की कीमत के बढ़ने के हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़नी होती तो मेरी तनख्वाह तो आज 2.25 लाख होती। फिर देखे तो सही ना कितनी खतरनाक नौकरी है हमारी। खतरनाक क्या, तुम मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हो। शाबाश है बाबूजी, हर दूसरे दिन तो डाके पड़ते हैं पंपों पे, डाकू को आके सलाम दुआ तो नहीं लेते हमारे। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है? हाँ जी, एक दफा हुआ था ऐसा वाकया, आके साहब को उन्होंने गन पॉइंट पे हैंड्स अप करा दिया। अच्छा। पैसे शुक्र है मेरे पास थे और मैं पीछे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था। मैंने अक्लमंदी की, मैंने नोजल बाहर निकाल के डाकू के पीछे कमर पे लगा दी। अच्छा। बस गलती मुझसे ये हुई कि नोजल लगाते ही मैंने पूछ लिया कितने लीटर डालूं। वो समझ गया, बस फिर लीटर तो नहीं डाले उसने, फिर मोड़ के मुझे लीटर बड़े डाले। ये था आज का हस्बे-हाल। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। कितने का नोट दिया था आपने? वाह।